देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना एसके मेमोरियल हॉल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ शहीद रामफल मंडल का जो है आज शहादत दिवस बीजेपी ओबीसी मोर्चा के द्वारा मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे, हरीश सहनी और जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सबको जो है सम्मानित भी यहाँ किया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम का पूरा दृश्य है और किसने क्या कुछ कहा, छोड़ जाते हैं आपको तमाम दृश्य और बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मर रहे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोगों के ओबीसी मोर्चा के नेता श्री बलराम मंडल जी, आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मान्यवर नेता श्री रविशंकर के कार्यकर्ता वो क्या मांग रहे थे? सर वो यही कह रहे थे कि तुमने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5,000 से लेकर 7,000 रुपया तक कुछ दिया नहीं। और इसलिए झारखंड के कार्यकर्ता न्याय मांगने आए थे। कल से आतंक का हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। पहले जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं और युवाओं को रोका गया, बसें रोक दी गई, कटीले तार लगा दिए गए, बंद किया गया, पकड़ा गया। लेकिन इसके बाद भी जब कार्यकर्ता झुके नहीं, आगे बढ़े, तो डरी हुई सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया है। मैं हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर और झारखंड के युवाओं पर उन्होंने जो लाठियां बरसाई है, ये लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। जनता सड़कों पर है, हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इस सरकार को उखाड़ के फेंक कर ही चैन की चंपाई सोरेन के साथ होगा। सर, ये भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माँ का आजाद ना हो जाए। और ऐसे ही शहीद थे अमर शहीद रामफल मंडल जी। हमारे गौरव, हमारे गर्व, भारत माता के सच्चे सपूत अन्याय देख नहीं सके। और फिर अंग्रेजों के लोगों ने, जब पुलिस के अधिकारी और दूसरे लोगों उन्हें जब अमानुषिक अत्याचार और अन्याय किए, तो खून खोल गया रामफल मंडल का और उन्होंने गंडासे से काट के उनको फेंक दिया ताकि कुछ भी हो जाए, अपने लोगों का अपमान सहन नहीं करना। और जब मुकदमा चला तो वकीलों ने कहा, आप तो कह दो, झूठ बोल दो, हजारों की भीड़ थी, कौन ने मार दिया मुझे पता नहीं। रविशंकर जी वकील जानते हैं तर्क कैसे दिए जाते। बोले अगर झूठ बोल दोगे, मैं रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो फांसी की सजा से बच सकते हो। रामफल मंडल ने कहा, मैं फांसी की सजा से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। एक रामफल मंडल शहीद होगा, फांसी लगने से हजारों और पैदा हो जाएंगे जो तब तक मरेंगे जब तक ये खबर नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। झूठ नहीं बोले, कहा मैं नहीं मारा, मैंने कहा क्योंकि मैं अपमान किया था हमारे लोगों का, भारत माता का। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं फिर उनके चरणों में प्रणाम करता। अब मैं बधाई देता हूँ ओबीसी मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी टीम यहाँ बैठी है। आज आप लोगों के शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन न करो, छाती अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन,
चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन पक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे में गई वीर को सुनिए, वीर कहां से आएगा, भारत को मां कहकर माफी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सम्राट जी, आपको भी, विजय जी को भी, दिलीप जी को भी। आपने देर नहीं की और तत्काल ये फैसला सुना दिया कि शहीद का दर्जा और राजकीय दर्जा दिया गया। ये भारत माता के चरणों में प्रणाम है, उनकी शहादत को प्रणाम है, और ये धार्मिक समाज के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीधा सरल सच्चा मेहनत दिखाने वाला, लेकिन अगर देश की आन बान शान को कोई उंगली उठाए तो प्राण देके भी उसका बदला लेने वाला ये समाज है। मरते से भी धान समाज के कई भाई बहन रहते हैं, और मैं तो उनका मामी हूं। धान समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इसमें समाज की बलराम जी, आप ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लगातार बिहार में अलग जगा रहे, मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं की हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। एक गौरवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लगातार काम कर अभी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ऑडियो कितना है, ऑडियो तो 3 गुना केवल देश के बारे में सोचते, ये पार्टियां बात करती हमारे विरोधी दल पिछड़े वर्ग का सम्मान कौन करते। ये बहनों और भाइयों, पिछड़े वर्ग को अगर सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। हमारे जैसे पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी भाई बहन थे, आपको पता है नीट जैसे एग्जाम में भी 27% आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय विद्यालय और बाकी अन्य संस्थानों वहां पिछले बच्चे भी पढ़े, इसके लिए प्रावधान करने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी थे। बाकी लोग केवल बात करते गए। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं होने दिया हिंदुस्तान की धरती पर। अगर उसने प्रावधानों को ढंग से लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारत में जागरण का एक नया अभियान चल रहा है। सबसे पीछे रह गए समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे। और एक बात ये नोट कर लें, स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा नरेंद्र, और स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जाग पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। विश्व गुरु एक नरेंद्र काका स्वामी विवेकानंद और दूसरे नरेंद्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये संपन्न है। और ये करने में संपूर्ण देश के साथ पिछड़े वर्ग का भी अतुलनीय योगदान है। और मुझे तो कृषि मंत्री बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्री बनाया, और आज लगे आप सम्राट जी ने ये कह दिया कभी कई लोग रह गए जिनको घर नहीं मिले। हम नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, आप राज्य सरकार चला रहे हैं। बिहार के बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने 13 लाख मकान कहे अभी आवासी ने, 13 लाख मकान 4 साल में बना के दे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को ढंग से घर मिलता है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, अभी कार्यक्रम में परसों प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के जलगांव में, बहनों को गरीब नहीं रहने देना है, आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रहने देना है। बहनें आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। उससे मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाना है, गरीब नहीं रहने देना है। लखपति दीदी का मतलब है 1 लाख रुपया सालाना आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमारी बहन की हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। और उस दिन 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बिहार में भी विजय जी, सम्राट जी, दिलीप जी, मेरे मंत्री साथी बैठे, लखपति दीदी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर महीने की आमदनी बढ़ के 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, उसका इंतजाम होगा। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बदलनी पड़ेगी। लोग रोटी, कपड़ा, मकान और हर दवाई रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसलिए खेती के माध्यम से मंगल पांडे बैठे कृषि मंत्री हमारे, उन्होंने मखाने की बात मुझे कही। उन्होंने बताया कि मक्के का अच्छा बीज चाहिए, धान के बीज चाहिए, दलहन के बीज चाहिए। आप चिंता मत करना किसान भाइयों, बिहार के किसानों को भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। ऐसे नहीं किसान क्या मखाना पैदा करते हैं, पूरी दुनिया में धूम मची। मखाने के एक्सपोर्ट की अलग से व्यवस्था की जाएगी और अच्छे बीज भी बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपकी जिंदगी बदल, आपकी जिंदगी, गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी, पिछड़ों की जिंदगी, उसके लिए दिन और रात काम करेंगे। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे खेती हो और चाहे ग्रामीण विकास, गांव में सड़कों का सवाल, आज इस कमीशन के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का सवाल, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। एक, उत्पादन बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना है। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम किसान को देना है ताकि घाटे की खेती ना करे, खेती फायदे का सौदा बन जाए, किसान की आमदनी जितनी घाटे की खेती से पेट नहीं कर सकती। और खेती